तो न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। लोकतंत्र की राह में फौजी रोड़ा बन जाएं, कठपुतली की तरह सरकारों को अपने इशारों पर नचाने लगे, पेट्रोल पंप से लेकर के बेकरी तक का कारोबार करें, अकूत दौलत कमाएं और करप्शन के आरोप में मेजर रैंक से ऊपर के कई अधिकारी सस्पेंड होते रहें। वहां फजीयत फौज की नियति बन जाती है और तभी पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज के खिलाफ सड़कों पर आ धमकी है और इसकी वजह भी है। सेना अध्यक्ष के खिलाफ अब वहां पर नारेबाजी हो रही है, जनता की बगावत हो रही है। बिल्कुल वाजिब सी बात है क्योंकि पाकिस्तान में 75 सालों में वर्दी लगातार जिस पर दाग लगे हैं और ये भी आरोप हैं कि इस वर्दी की दहशतगर्दी जनता पर रही है और जनता अब इस वर्दी को उतार फेंकना चाहती है। ये पाकिस्तान के हालात है और आज खास पेशकश में इसी पर हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान में वर्दी की दहशतगर्दी किस तरीके से पैदा हुई, कैसे पनपी और आज किस स्तर पर आ गई है, यह सोचने वाली बात है। 1947 में जब पाकिस्तान एक नए देश के तौर पर वजूद में आया तब इसकी कमान इसके राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में थी, लेकिन कुछ ही समय में सेना देश की राजनीति में ऐसे घुस गई कि बस आप पूछिए मत। पाकिस्तान की सत्ता में 70 साल से अधिक समय तक दखल रखने वाली यहां की आर्मी हर बड़े फैसले लेती रही है। 50 से ज्यादा बड़े बिजनेस चलाती है आर्मी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन जो 75 सालों में नहीं हुआ वो अब पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम अब जाग चुकी है, अपनी फौज के खिलाफ दम ठोक करके मैदान में आ गई है। पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हो और कैसे सेना की खिलाफत हो रही है, यह खास रिपोर्ट देखिए। आपने सब, जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते, आपने प्रोटेस्ट करना। आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, आपको आपका आइन राइट देता है। इमरान खान ने अपने समर्थकों से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की अपील की और पूरा पाकिस्तान सुलग उठा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकत दिखाई, कई लोगों को अरेस्ट भी किया। लेकिन इंकलाब की आवाज न दबाई जा सकती थी और न दबाई जा सकी। इस प्रदर्शन में वैसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो 75 सालों में अब तक नहीं देखी गई थी। पहली बार आवाम अपनी फौज के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। कई लोगों ने सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर भी निशाना साधा, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल तक किया। ये एक प्री प्लान सिचुएशन थी जिसके तहत उनके ऊपर अटैक किया गया था। क्या इस हवाले से वज़ारत दाखिला हो या सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, क्या इन तमाम तर चीजों से बेखबर थी? जबकि इमरान खान साहब ने अपने प्रोटेस्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बता दिया था, हुकूमत को बता दिया था कि वो एक अपने प्रोटेस्ट को लेकर चलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, लोगों की तादाद उनके साथ मौजूद होगी। क्या इन बातों से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत बेखबर नजर आ रही थी? उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? इमरान की पार्टी PTI कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, क्वेटा और पेशावर सहित पूरे मुल्क में सभी बड़े शहरों में प्रदर्शन कर रही है। इमरान के समर्थन में लग रहा ये नारा, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, पाकिस्तानियों की रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है। लोगों की तादाद उनके साथ मौजूद है और ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप बरतानिया के हालात देख लीजिए कि जब खान साहब पे अटैक हो जाता है तो वहां पे मुल्क के साबिक वजीर आजम जो कि एवन फील्ड में मुकीम है नवाज शरीफ, उनके घर के बाहर बड़ी भारी तादाद में लोग जो है वहां पे मौजूद होते हैं। इस अटैक के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह, हर चौराहे पर, हर सड़क पर सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसका
इसका नतीजा यह निकल रहा है कि सेना जो है पहली बार अपनी बचाव करती दिख रही है, अपनी नीयत को साफ करने की कोशिश कर रही है, अपने पक्ष में सफाई देने की कोशिश कर रही है। सत्ता जाने के बाद इमरान खान फौज पर हमलावर रहे हैं। अपनी रैलियों में आईएसआई के मेजर जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी बताते रहे हैं, लेकिन 3 नवंबर को इमरान खान की आशंका सच साबित हुई। बेशक कप्तान की किस्मत उन पर मेहरबान रही, लेकिन पूरा पाकिस्तान फौज की मुखालफत में खड़ा हो गया। पहले इमरान और उसके बाद अवाम के अप्रत्याशित हमले से पाकिस्तानी फौज तिलमिला गई। सेना ने अपने सीनियर अफसर पर इमरान खान के लगाए आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सरकार से बदनामी करने वालों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने लगी। लेकिन जो सरकार खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हो, वो कैसे और किस आधार पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाती? सेना वहाँ पे जिसे कहते हैं होली काऊ की तरह है कि उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकता कोई आदमी, और अगर कोई ज़रा भी बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन की बात करते हैं गवर्नमेंट से। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जो सरकारें होती हैं, खुद इमरान खान की भी सरकार कठपुतली सरकार थी, या इस समय जो सरकार है वो सेना की मदद से ही आई है। क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उस वजह से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना की छवि खराब हो रही है, जो पाकिस्तान की सेना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए पाकिस्तान की सेना के प्रमुख ने सरकार से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान की फौज और वहां की जनता आमने सामने की लड़ाई के लिए खड़ी है, इसलिए आतंकिस्तान पर सिविल वार का खतरा मंडरा रहा है। मुल्क के टूटने की बात जोर शोर से कही जा रही है। पाकिस्तान के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को खंगाला जा रहा है। समझदारों को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की भविष्यवाणी याद आ रही है। जी हाँ, मौलाना आजाद ने 1946 में ही पाक का फ्यूचर बता दिया था। बांग्लादेश के वजूद में आने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था, नफरत के नींव पर तैयार हो रहा ये नया देश तभी तक जिंदा रहेगा जब तक ये नफरत जिंदा रहेगी। जब बंटवारे की आग ठंडी पड़ने लगेगी तो ये नया देश भी अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगेगा। मौलाना आजाद ने पाकिस्तान के संबंध में कई और भविष्यवाणियां भी कर दी थीं, जो अक्षरशः सच साबित हो रही हैं। उन्होंने 1946 में ही, यानी पाकिस्तान बनने से पहले ही कह दिया था कि ये देश कभी एकजुट होकर नहीं रह पाएगा। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व की जगह सेना का शासन चलेगा। ये देश भारी कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा। पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के हालात का सामना करेगा। अमीर व्यवसायी वर्ग राष्ट्रीय संपदा का दोहन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिशें करेंगी। मौलाना आजाद ने पाकिस्तान के बारे में कह दिया था कि वहां राजनीतिक नेतृत्व की जगह सेना का शासन चलेगा, यानी सेना के आगे लोकतंत्र की कोई औकात नहीं होगी। देश के सारे अहम फैसले सेना लेगी, लेकिन समान विरासत के बावजूद कैसे हिंदुस्तान में लोकतंत्र फल फूल रहा है और क्यों पाकिस्तान में लोकतंत्र सिसक रहा है, क्या है इसकी वजह, बताएंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो बाहरी दुनिया से अपने मुल्क के संबंध तय करने वाली पाकिस्तान की फौज हर जंग में शिकस्त खाती रही है, सरेंडर का रिकॉर्ड बनाती रही है, मुल्क के बाशिंदों पर कहर बरपाती रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 1947 में हिंदुस्तान से अलग होने वाला पाकिस्तान आखिरकार क्यों आज अपनी ही फौज से परेशान हो गया? रिपोर्ट देखिए। If the Prime Minister, the Interior Minister, and this ISI guy, Faisal, Major General Faisal, if these three are involved, there can be no independent investigation. अपने ऊपर हुए हमले के लिए इमरान खान ने पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और आईएसआई अधिकारी मेजर जनरल फैसल को जिम्मेदार ठहराया।
एलानिया तौर पर इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। हीला हवाले के बाद एफआईआर दर्ज तो हो गई, लेकिन रिपोर्ट से शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और आईएसआई के अधिकारी का नाम नदारद था। इंतहाई सेंसिटिव वाकया, और उस वाकये के फौरन बाद आप उस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, आप उसे तफ्तीश भी कंप्लीट नहीं कर रहे, उससे पहले ही आप उसके वीडियो बयान को, उसके जो नाकर्दा जो उसके गुनाह हैं या उसके जो करदा गुनाह हैं, उनको आप रिकॉर्ड करके आप उसको टीवी पर नशर भी कर रहे हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब ने अपनी जात को लेकर, अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जब उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त रियासत को इसके अंदर बड़ापन दिखाते हुए उस रिपोर्ट को दर्ज करना चाहिए, और उसके बाद ये स्टेप आता है कि उसमें तफ्तीश की जाए। शफाफ जरिए से तफ्तीश करने के बाद फिर उसमें जो मरकजी जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, फिर खान साहब को बताया जाए कि खान साहब अगर आप इन लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं तो ये लोग इस वाकये में मौजूद हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इसके बैक हैंड पे कौन शामिल था, क्योंकि ये प्री प्लान हमला किया गया था, इसके लिए बाकायदा शूटर्स हायर किए गए थे, और ये जितनी भी स्टोरी थी ये सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं। इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक एफआईआर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, उसमें सिर्फ एक संदिग्ध नवीद का नाम है। ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि मुल्क के साबिक वजीर आजम पर अटैक हो जाता है, कि इंतहाई सेंसिटिव मामला है, और उस सेंसिटिव इशू पर एकदम से उस मुलजिम का, मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद उसका वीडियो पैगाम जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके उस बयान को फौरी तौर के ऊपर तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर नशर कर दिया जाता है। क्या ये एक छोटा सा वाकया था? देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है इनके नाम दर्ज करने के। मतलब ये है कि आप के ऊपर कंटेम्प्ट का केस भी हो सकता है। तो एफआईआर जो लॉन्च की गई है, इंक्वायरी की डिमांड की गई है, और इंक्वायरी की डिमांड में ये लोग फिर कहेंगे कि इनके खिलाफ भी करो। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये 3 नाम नहीं दिए। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान की पुलिस अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में ऐसा कभी देखा नहीं गया। भले ही एफआईआर में शहबाज शरीफ का नाम नहीं, लेकिन सच यही है कि इमरान के आरोपों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर रखी है। तभी शहबाज शरीफ ने देश के सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान पर हुए हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग की है। इमरान खान और सरकार में जुबानी जंग जारी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई रसूखदार उस फौज का नाम क्यों नहीं ले रहा जो सारे फसाद की जड़ मानी जाती है। पाक फौज के ताकतवर बनने की वजह जानने के लिए पाकिस्तान के इतिहास को खंगालना होगा। जानकारों के मुताबिक जिस मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया वो बहुत ही फ्यूडल और टॉप लेवल पार्टी थी। इसकी झलक वहां की फौज में देखने को मिलती है। बहरहाल 1947 में जब फौज का बंटवारा हुआ तो 2 हिस्से भारत के पास आए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया। 4 लाख की फौज में से 2,50,000 फौजी भारत के हिस्से आए, 1,50,000 फौजी पाकिस्तान के हिस्से में आए। 1960 तक पाक की 70% फौज सिर्फ 7 जिलों से थी। पूरी फौज पंजाब और NWFA से आती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस असमानता को दूर करने की कभी कोशिश नहीं की गई। खाई को पाटने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। 1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान में 3 दशक से ज्यादा समय तक सैन्य तानाशाहों का राज रहा है। इस दौरान 4 सैन्य सरकारें बनी और सत्ता का कंट्रोल जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास रहा। देखा जाए पाकिस्तान में पहली बार तख्ता पलट के बाद से हर बार एक ही जुमला सुनने को मिलता रहा। इसमें चुनी हुई नागरिक सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार और देश के लिए खतरे के दावे को सबसे ऊपर दिखाया जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना चाहती है कि सभी मामलों में उसकी सलाह से ही सरकारें चलाई जाएं। यही वजह है कि 75 सालों में एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। सेना जो है वो किसी भी सरकार को पूरा चलने नहीं देती, उसकी एक नीति है। उसको लगता है कि अगर ये पूरा साल पूरा करेंगे तो अगला इलेक्शन भी जीत सकते हैं, और फिर अगला इलेक्शन अगर जीतेंगे तो इनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। तो वो किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को या किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को 5 साल नहीं चलने देते, और उसको जो एजेंडा कह के आती है वो भी नहीं इम्प्लीमेंट करने देते, ताकि वो अनपॉपुलर हो जाए। पाकिस्तान की सेना कभी भी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती, और वो जनतांत्रिक सरकार को, ऐसी जनतांत्रिक सरकार चाहती है जो हमेशा उसकी पिट्ठू बनी रहे, हमेशा उसके इशारों पर चलिए,
चले। लेकिन जब जनतांत्रिक सरकार पाकिस्तान की सेना के इशारों को नहीं मानती है, उसके इशारों पर नहीं चलती है, तो पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जो हैं वो सामने आ जाते हैं। जो लोग पाकिस्तान और उसकी सियासत को जानते हैं उन्हें पता है कि वहां सेना की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पाकिस्तान में सेना सिर्फ देश की सरहदों की हिफाजत ही नहीं करती, बल्कि उसके बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं जो सीमेंट से लेकर खाद, साबुन और कॉर्न फ्लेक्स तक सब बनाते हैं। और तो और पाकिस्तानी सेना फिल्में और सीरियल भी बनाती है। पाकिस्तान के सीनेट के मुताबिक सेना देश में 50 से ज्यादा कंपनियां चलाती है, 7.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करती है। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। पाकिस्तान का 1/3 खर्च सेना चलाती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। केंद्र सरकार का 30% खर्च सेना वहन करती है। इसमें रक्षा बजट और पेंशन भी शामिल है। 30 तो हमको मालूम है जो बजट के हिसाब से है। उसके अलावा जो इनकी अर्निंग स्वयं बहुत बड़ी अर्निंग है। जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं सेना कंट्रोल करती है। सेना एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, फिर सेना के प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन में भी है, उसकी आमदनी बहुत होती है, वो अलग है। फिर उसके अलावा सेना का एक बहुत बड़ा बजट से एक बहुत बड़ा अलोकेशन होता है ISI पे, जो खुफिया एजेंसी है उनकी, उसके बारे में पता ही नहीं रहता कितना बजट उनको दिया गया। तो इस तरह से बहुत बजट उनके पास होता है। फिर दूसरी बात ये कि जो सिविलियन जनता के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी जो बजट होता है उसको भी वो कंट्रोल करते रहते हैं कि किस किस मद में तुम्हें खर्चा करना है। पाकिस्तान की सेना का इसकी विदेश नीति से काफी नजदीकी रिश्ता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान का दुश्मन हो या दोस्त, बाहरी दुनिया में उसके संबंध सेना मुख्यालय से ही तय होते हैं। जंग में शिकस्त खाने वाली और सरेंडर करने का रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तान की फौज अपने मुल्क के बाशिंदों को डराने धमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। वहां की फौज अवाम को भेड़ बकरी समझती है। जनता के मतलब ये होते हैं कि डेमोक्रेसी, तो जनता का कोई रोल वहाँ होता नहीं है। और इस चीज़ को की जो लिजिटिमेसी है, मान्यता जो है वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं सेना को प्रदान कर देती हैं। तो वो किस जनता पे डिपेंडेंट ही नहीं होते, और जो सेना का इंटरेस्ट होता है वही मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है। पाकिस्तान की सेना ने अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की कभी परवाह नहीं की। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को पाकिस्तान की सेना ने कुचला है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे पाकिस्तान का राजनीतिज्ञ हो, चाहे पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग हो या पाकिस्तान का पत्रकार हो। पाकिस्तान की सेना ने कभी इसे बर्दाश्त नहीं किया है। बात पाकिस्तान सेना की एक महदूद तक रहती तो गनीमत थी। वहां की खुफिया एजेंसी ISI आतंक की एजेंसी के तौर पर ज्यादा जानी जाती है। 2011 में जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तब ISI की दोहरी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि ISI को लादेन के पाकिस्तान में होने की पूरी जानकारी थी, लेकिन ताकतवर ISI को भी अब पसीने छूट रहे हैं। 75 सालों में पहली बार ISI चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इस वक्त इमरान खान और उनके साथ जितने भी लोग हैं वो एक अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर शख्स को अपनी हक राय दही की आजादी हासिल है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह यहाँ पर भी हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी चीज के ऊपर वो प्रोटेस्ट भी कर सकता है, अपनी राय का इजहार भी कर सकता है, जैसे कि दुनिया के दीगर ममालिक में होता है। पाकिस्तान में अब नेशनलिज्म की नई राजनीति शुरू हो गई है, जिसे इमरान खान ने आगे बढ़ाया है। सत्ता हाथ से जाने के बाद से इमरान इसी के सहारे आम लोगों से सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इमरान ने अपनी राजनीतिक लड़ाई में सरकार के साथ साथ सेना को भी घसीट लिया है। ऐसा दिखाने की कोशिश की है जैसे सेना ही देश की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है और हर गलत काम में सेना शामिल है। वहां जनता के बीच ये संदेश देने में वो कामयाब रहे कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और सेना अमेरिका की कठपुतली भर है। इसलिए समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जनता की चुनी हुई सरकार का सत्ता में आना बेहद जरूरी है। तभी और तभी, सिर्फ तभी जनता को उसकी मुश्किलों का हल मिलेगा। अगर मिलिट्री अब मुल्क को इकट्ठा रख सके तो ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती है, मिलिट्री मदद करती है। इमरान की मंशा भले ही पाकिस्तान को नई राह पर ले जाने की हो, लेकिन
उसके कामयाब होने पर शक जताया जा रहा है। इससे पहले बेनजीर भुट्टो ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। चेतावनी देने के लिए उन पर कराची में हमला हुआ, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।